Words are ingredients of any expression as the raw materials for the construction of a building. It's a saying and it contains a significant meaning in our life. When we undergo to learn any language, then we need to have a good stock of vocabulary. Guys, I tell you the same thing in each and every video, in each and every class. So you please mark my words, correct? And try to understand why I say so. If you speak something in a language, definitely then there you put the words. And you know where to put the words, how to put the words, in what context you have to put the words. So you remain familiar with each and everything, correct? So you need to focus on learning the vocabularies as well as you need to know the proper context of the words. Unless you know the proper context of the words, you are not going to have the right thing. You are not going to know where to use the word, how to use the word, correct? So correct use of word you have to understand, you have to know, correct? So here there are few words on the board. Today I am going to teach you all these vocabularies in my own style. So just let's start. Down to earth, क्या वर्ड है? Down to earth. यहाँ पे क्या वर्ड देख रहे हो? Down to earth है. ये अर्थ लिखा हुआ है EARTH, down to earth. Down to earth का मतलब क्या होता है? Down to earth का मतलब होता है मिलनसार. क्या होता है? मिलनसार. ये मिलनसार किसके लिए? ये डाउन टू अर्थ किसके लिए है? जिसके अंदर नो एटीट्यूड, द पर्सन हु इज हैविंग नो एटीट्यूड, ठीक है? वो कोई भी हो, किसी भी पद पे, वो आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है, वो क्या है व्यक्ति? डाउन टू अर्थ है, ठीक है? यदि आपके अगल बगल का लड़का कोई कुछ बहुत बड़ा बन जाता है, अब फिर भी वो आता है और आपसे बहुत अच्छे से मिलता है, आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो डाउन टू अर्थ है. वो क्या है? डाउन टू अर्थ है. एफेबल है. एफेबल भी आप यूज कर सकते हैं. एफेबल, एफेबल मतलब भी वही होता है जो मतलब डाउन टू अर्थ का होता है, मिलनसार. डाउन टू अर्थ, ठीक है? डाउन टू अर्थ. और डाउन टू अर्थ किसके लिए भी? जो आदमी बिल्कुल एकदम सादा रहता है, सही ढंग से रहता है, उसे किसी तरह का कोई घमंड नहीं रहता है, उन सभी लोगों को हम क्या कहते हैं? डाउन टू अर्थ कहते हैं, ठीक है? चलो देखो, डाउन टू अर्थ, ठीक है? मैं कहूं कि ही इज डाउन टू अर्थ, so everybody likes him, okay? Likes him. He is down to earth. मान लो ये ही की जगह हम हटा के my friend लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं? My friend is down to earth, ठीक है? My friend is down to earth. अगर फ्रेंड के बारे में कुछ कह रहे हो, my friend is down to earth, ठीक है? My friend is down to earth. My neighbor is down to earth. मेरे जो नेबर है, पड़ोसी हैं, वो क्या है? डाउन टू अर्थ है. समझ में आ रहा है? ठीक है? My friend is down to earth, so everybody likes him. मेरा दोस्त एकदम मिलनसार है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, इसलिए सभी लोग उसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं. अगला वर्ड है डर्थ. डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का जो मतलब होता है वो कमी. डर्थ मतलब कमी. सीखो इस चीज को, DEARTH. डर्थ मतलब कमी. किस चीज का कमी? कोई भी चीज का कमी हो सकता है. जैसे हम तुमसे कहें डर्थ ऑफ मनी, पैसों की कमी. पैसों की कमी, ध्यान से सीखो, पैसों की कमी, डर्थ ऑफ मनी हो गया, है ना? डर्थ ऑफ मनी, पैसों की कमी, ठीक है? मैं कहूं यदि डर्थ ऑफ टाइम, समय का अभाव. डर्थ ऑफ टाइम, समय की कमी. डर्थ ऑफ टाइम, समय की कमी या अभाव जिसको हम कहते हैं. अभाव भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है. कमी या अभाव, देखो मैंने भी यहाँ पे बदल दिया है, बदल नहीं दिया, अलग से लिख दिया है. डर्थ ऑफ मनी, डर्थ ऑफ टाइम, है ना? डर्थ ऑफ करेज,
डेथ ऑफ करेज, जिसका भी डेथ हो सकता है, डेथ ऑफ करेज। करेज का मतलब क्या होता है? साहस, यानी साहस की कमी, साहस की कमी, है ना, डेथ ऑफ करेज। डेथ ऑफ मनी, डेथ ऑफ टाइम, डेथ ऑफ करेज, किसी भी चीज की कमी हो सकती है ना। डेथ ऑफ टाइम, डेथ ऑफ पेशेंस, सॉरी, डेथ ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी, डेथ ऑफ वाटर, पानी की कमी, ध्यान से देखो, पानी का अभाव, है ना। डेथ ऑफ मनी, यानी बहुत सारी चीजें हो सकती है, डेथ ऑफ मनी, डेथ ऑफ टाइम, डेथ ऑफ करेज, डेथ ऑफ वाटर, डेथ ऑफ पेशेंस। लाओ मैं ये भी लिख दे रहा हूं, डेथ ऑफ पेशेंस, डेथ ऑफ पेशेंस। तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या कहा, तुम्हें क्या करना है, ये सब कुछ सीखना है, सब कुछ नोट करना है। डेथ ऑफ पेशेंस मतलब, पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य, यानी धैर्य का अभाव, धैर्य का अभाव, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ पेशेंस, धैर्य का अभाव, धैर्य की कमी, है ना। डेथ ऑफ मनी, अब मैं तुम्हें इसे सेंटेंस में बनाना सिखाऊंगा। डेथ ऑफ मनी, जैसे मैं बोलूं आई हैव नो डेथ ऑफ मनी, अगर मैं ये कहूं कि आई हैव नो डेथ ऑफ मनी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है ना। आई हैव नो डेथ ऑफ मनी, मत कहना ऐसे, मैं तो ऐसी सेंटेंस लिखवा रहा हूं, पैसों की कमी सबको है। आई हैव नो डेथ ऑफ मनी, है ना, तो पता चला कि पैसों की कमी नहीं है तो तुरंत किडनैप हो जाओगे, इसलिए क्या है? आई हैव नो डेथ ऑफ मनी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। ये एक सेंटेंस है बस, और कुछ नहीं, है ना। आई हैव नो डेथ ऑफ मनी। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ड्यू टू डेथ ऑफ टाइम, देखो सेंटेंस लिखना, ड्यू टू डेथ ऑफ टाइम, ड्यू टू डेथ ऑफ टाइम, डेथ ऑफ टाइम, है ना। ड्यू टू डेथ ऑफ टाइम आई कैन नॉट, है ना, अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी, है ना, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूं। ड्यू टू डेथ ऑफ टाइम, यानी समय के कमी के कारण मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूं। ध्यान से समझो, डेथ ऑफ पेशेंस या धैर्य का अभाव, है ना। आई हैव सीन, मतलब कुछ भी लिख सकते हो तुम, आई हैव सीन, है ना, आई हैव सीन डेथ ऑफ पेशेंस, डेथ ऑफ पेशेंस इन हिम, पेशेंस इन हिम। मैंने उनमें क्या देखा है? मैंने उनमें डेथ ऑफ पेशेंस देखा है, यानी उनमें मैंने धैर्य का अभाव देखा है। तो ये चीज समझ में आया, डेथ तुम्हें समझ। प्रोफिशिएंट, देखो प्रोफिशिएंट अगर तुम बोलते हो तो प्रोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? प्रोफिशिएंट का मतलब निपुण होता है। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? निपुण। प्रोफिशिएंट, देखो यहाँ पे चीजों को समझो, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? निपुण। प्रोफिशिएंट मतलब निपुण। और मैं तुम्हें बता दूं, ये वोकैबुलरी का 12वां क्लास है ना, 12वां क्लास है, देख लो यहाँ पे। तो प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण। जैसे मैं बोलूं कि माय एल्डर ब्रदर इज प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स, मेरे जो बड़े भाई हैं वो फिजिक्स में क्या है? निपुण है। माय एल्डर ब्रदर इज प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स। कोई किसी चीज में प्रोफिशिएंट हो, है ना, वो क्या है? दक्ष, इसको कहते हैं निपुण, दक्ष, है ना। समझ में आ रहा है? तो माय एल्डर ब्रदर इज, है ना, जैसे मैं बोलूं कि मिस्टर अमित शाह, ध्यान से देखो, मिस्टर अमित शाह is proficient in electoral politics। मिस्टर अमित शाह जी जो है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है, जो चुनावी राजनीति है, उसमें क्या है? बिल्कुल प्रोफिशिएंट है, दक्ष है। तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है, और सीखना ही नहीं पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। शेयर करना बहुत जरूरी है ना। अब सोचो जरा, अगर शेयर नहीं करोगे तो अन्य लोग कैसे सीखेंगे भाई, इसलिए शेयर कर देना। तो मिस्टर अमित शाह इज प्रोफिशिएंट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मिस्टर अमित शाह, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? यहां पे समझो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब हो गया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब हो गया क्या? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब हो गया चुनावी राजनीति। इसको हम क्या बोलेंगे? चुनावी राजनीति। ध्यान से देखो, चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनावी राजनीति। तो तुमने देखा, दो सेंटेंस मैंने तुम्हें पढ़ाया। और अगला वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड। देखो, जब हम फेयर वेदर फ्रेंड की बात कहते हैं, इसका मतलब जानते हो क्या कहते हैं? ऐसा दोस्त जो 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 सिर्फ सुख में तुमको साथ दे, यानी he or she is not your true friend, correct? If somebody
है ना, helps you in your good condition. If you are at good condition and somebody is helping you, doesn't mean है ना he or she is your best friend, true friend. Oh no, never. You can't say that this one or that one is your true friend. So you please keep yourself aloof from such kind of friend. Such kind of friend is not going to, help you. Such kind of friend is not going to be your good friend. वो अच्छा दोस्त नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, वो ऐसे ही है, धोखेबाज है. तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? सुख का साथी. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? फेयर वेदर फ्रेंड, है ना. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? देखो मैं लिख रहा हूं, सुख का साथी. फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? सुख का साथी. ये सुख का साथी का मतलब क्या हुआ? सुख का साथी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो, सुख का साथी. अब फेयर वेदर फ्रेंड मैंने अभी तुमको बता दिया, है ना. मैं कहूं कि एक सेंटेंस लाओ, मैं लिख ही दे रहा हूं. देयर इज नो डर, देयर इज नो डर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. बताओ गलती लिखा क्या? फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. ये बात सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही है, एकदम 100% है. देयर इज नो डर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. मैंने डर्थ का यूज करना तुम्हें सिखाया अभी, और मैंने ये भी सिखा दिया कि क्या है. देयर इज नो डर्थ ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सुख के साथियों की कमी नहीं है, ठीक है. इफ यू आर एट एफ्लुएंट कंडीशन, people will be coming to you, your friends, I mean fair weather friends, will be visiting you, correct. But when you get into any problem, they are not going to assist you, they are not going to talk to you. So you please never ever try to be with them, है ना, उनके साथ मत. तो अब अगला वर्ड है स्टैंड विद. ध्यान से समझो, स्टैंड विद का क्या मतलब हो सकता है. ये दिखने से ही लग रहा है, ये दिखने से ही लग रहा है कि इसका भी मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा. स्टैंड विद, है ना. सोच कर देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सेंटेंस में बताऊंगा. मैं क्या कहूंगा? मैं सब कुछ तुम्हें सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है. स्टैंड विद, ये स्टैंड विद का मतलब क्या हुआ? स्टैंड विद समझो. स्टैंड विद, स्टैंड विद का दो मतलब. एक तो साथ खड़ा होना, लेकिन साथ देना के सेंस में साथ खड़ा होना. दो मतलब हुआ ना यहाँ पे. क्या क्या हुआ? एक साथ देना और दूसरा साथ खड़ा होना. स्टैंड विद, है ना. मैं बोलूं कि कोई मान लो कि कोई आदमी है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, या कोई भी हो सकता है, तुम्हारे रिलेटिव्स है. देखो यहाँ पे ऑल माई रिलेटिव्स, मान लो रिलेटिव्स है तुम्हारे. ऑल माई रिलेटिव्स स्टैंड विद मी, स्टैंड विद मी, है ना. एट, है ना, ऑल माई रिलेटिव्स स्टैंड विद मी एट एवरी सिचुएशन. हर स्थिति में मेरे जो रिलेटिव्स हैं, ऑल माई रिलेटिव्स स्टैंड विद मी एट एवरी सिचुएशन. मेरे सारे रिश्तेदार जो हैं वो हमेशा मेरा साथ देते हैं हर सिचुएशन में, हर स्थिति में. एट एवरी सिचुएशन, यहां पे समझो, ऑल माई रिलेटिव्स स्टैंड विद मी, यानी मेरा साथ देते हैं, है ना, या साथ खड़ा रहते हैं एट एवरी सिचुएशन, ठीक है. जैसे मैं कहूं माई पेरेंट्स, देखो माई पेरेंट्स स्टूड विद मी, मेरे माता पिता मेरे साथ दिए, मेरे माता पिता खड़े रहे, है ना. माई पेरेंट्स स्टूड विद मी, है ना, एट एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एट एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी हर डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो माता पिता रहे, मेरे साथ रहे. यहाँ स्टूड विद हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है. माय पेरेंट्स स्टूड विद मी एट एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरा उन्होंने साथ दिया. किन्होंने? माता पिता. चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एडवर्सिटी एक वर्ड है यहाँ पे. अब देखो तुम वर्ड सीख रहे हो. तुम क्या सीख रहे हो? तुम वर्ड सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हो, है ना. तो जल्दबाजी में वोकैबुलरी नहीं होती है. पहली बात तो दिमाग से निकाल दो कि जल्दबाजी में वोकैबुलरी होती है. ओ नो, नेवर, ठीक है. अगर तुम जल्दबाजी में हो तो बेहतर है कि तुम मत सीखो, तुम सीख भी नहीं सकते, है ना. तो एडवर्सिटी का मतलब क्या है उसको जरा समझो.
एडवर्सिटी का मतलब होता है दयनीय। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? दयनीय। दयनीय का मतलब क्या हुआ? प्रतिकूल। प्रतिकूल। दयनीय क्या क्या हो सकता है? कंडीशन, हालात हो सकता है। एडवर्सिटी है ना, एडवर्सिटी माने दयनीय या प्रतिकूल, है ना। मैं कहूं कि है ना, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी की जगह और हम क्या लिख सकते थे? ड्यू टू डेथ ऑफ मनी भी लिख सकते थे। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, है ना, वी हैव टू, है ना, वी हैव टू फेस, है ना, वी हैव टू, ड्यू टू लैक ऑफ मनी वी हैव टू फेस, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी वी हैव टू फेस ड्यू टू लैक ऑफ मनी वी हैव टू फेस, है ना, एडवर्सिटी इन लाइफ, है ना, इन लाइफ। यानी कहता है ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण वी हैव टू फेस एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? एडवर्सिटी यानी हमें मतलब एडवर्सिटी माने प्रतिकूलता, प्रतिकूल नहीं, इसको प्रतिकूलता कह लो, एडवर्सिटी प्रतिकूलता, ठीक है। और दयनीयता का मतलब बड़ा इसको कहा जाता है कि निम्नता, दयनीयता जिसको हम कहते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मनी वी हैव टू फेस एडवर्सिटी इन लाइफ, हमें जीवन में प्रतिकूलता का जो है कि सामना करना पड़ता है, दयनीयता का सामना करना पड़ता है, दयनीय हालात का सामना करना पड़ता है, एडवर्सिटी, ठीक है। देखो एक चीज समझो, मैं कहूं कि मतलब इफ somebody is in adversity, देखो एडवर्सिटी यानी यहां पे दयनीयता या दुख जिसको हम कहते हैं, दुख को भी इसको दुख, दयनीयता, प्रतिकूलता ऐसे समझो। तो इफ somebody is in adversity we should help him or her। हिम और हर इसलिए लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई जेंडर पता नहीं चल रहा है कि somebody लड़का है या लड़की, तो दोनों के लिए मैंने लिख दिया, है ना। If somebody is in adversity, अगर कोई दुख में है, अगर कोई प्रतिकूलता में है, दयनीयता में है, निम्नता में है, तो क्या करना चाहिए? We should help him or her, हमें उन्हें जो है कि मतलब हेल्प करना चाहिए, है ना। एडवर्सिटी, कम ऑफ, देखो एक वर्ड आ रहा है कम ऑफ, इस चीज को समझो। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कम ऑफ का मतलब क्या होता है? इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। कम ऑफ यदि तुम कहते हो तो कम ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब कोई चीज कहीं से जो कोई बिलोंग करता है, जैसे मैं बोलूं आई कम ऑफ, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि आई कम ऑफ बिहार, इसका मतलब हुआ कि आई बिलोंग टू बिहार। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? आई बिलोंग टू बिहार। और देखो यहाँ पे कम ऑफ के बाद तुरंत बिलोंग टू भी है, तो ये दोनों का मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। आई कम ऑफ बिहार का मतलब हुआ, मतलब कम ऑफ का मतलब क्या हुआ? मेन तो मतलब कम ऑफ का था और बिलोंग टू का था, यानी वहां से आना, यानी आने का मतलब क्या? या दोनों का मतलब है से जुड़ा हुआ होना या वहां से आना, है ना, जुड़ा हुआ होना या वहां से आना, ठीक है। मतलब वहां से बिलोंग करना, से जुड़ा हुआ होना, से जुड़ा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना, है ना। कम ऑफ, है ना। ध्यान से देखो, कम ऑफ या बिलोंग टू से जुड़ा हुआ होना, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना बिल्कुल मतलब समझ में आएगा, घबराओ नहीं। आई कम ऑफ बिहार, मैं बिहार से आता हूं, यानी आई बिलोंग टू बिहार, यानी मैं बिहार से जुड़ा हुआ, मैं बिहार का हूं, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। आई बिलोंग टू बिहार। जैसे मैं बोलूं कि पंडित नेहरू केम ऑफ, है ना, केम ऑफ अ नोबल फैमिली, है ना। देखो यहाँ पे पंडित नेहरू केम ऑफ अ नोबल फैमिली। नोबल का मतलब कुलीन होता है, ठीक है। नोबल का मतलब क्या होता है?
कुलीन। कुलीन किसको कहते हैं? जो बड़े रेप्यूटेड लोग होते हैं, बड़े रईस लोग होते हैं। नोबल, यहाँ पे एक वर्ड तुमको मैं सिखा रहा हूं, नोबल। नोबल का मतलब कुलीन, है ना, कुलीन या रईस जिसको कहते हैं। अगर मैं समझ में आया तो रईस समझो, रईस तो समझ में आ गया होगा। तो पंडित नेहरू केम ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी पंडित नेहरू एक बहुत ही रईस परिवार से आते थे, समझ में आ रहा है। और बिलोंग टू, जैसे मैं बोलूं कि शशि थरूर बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली। एजुकेटेड फैमिली से वो आते हैं। कौन? श्रीमान शशि थरूर साहब। शशि थरूर बिलोंग्स टू की जगह हम कम्स ऑफ भी लिख सकते थे। शशि थरूर कम्स ऑफ भी लिख सकते हैं। देखो, यानी तुम कम्स ऑफ का भी प्रयोग जहां मन करे वहां करो, और बिलोंग टू, ये दोनों एक ही है। हम दरअसल ये समझाना तुम्हें चाह रहे थे, और ये हमने सेकंड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। पंडित नेहरू केम ऑफ अ नोबल फैमिली, कुलीन या रईस परिवार से बिलोंग करते थे या आते थे। और शशि थरूर बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली, एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन? शशि थरूर। तो तुमने देखा, कम ऑफ देखा, बिलोंग टू देखा, सेल्फ सेंटर्ड एक वर्ड है, इसका मतलब समझो। जब हम सेल्फ सेंटर्ड की बात करते हैं तब क्या इसका मतलब होता है? स्वार्थी कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड को। सेल्फ सेंटर्ड अगर हम कहते हैं, यहां पे ध्यान से देखो, सेल्फ सेंटर्ड अगर हम कहते हैं, इसका मतलब ये स्वार्थी। इसका क्या मतलब हुआ? स्वार्थी, सेल्फिश जिसको तुम कहते हो, वो हो गया सेल्फ सेंटर्ड। जैसे हम बोले कि क्या, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, है ना। डोंट बी अ सेल्फ, यानी स्वार्थी व्यक्ति मत बनो यार। डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, है ना। डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन मींस डोंट बी अ सेल्फिश पर्सन। आई मीन इंस्टेड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड यू मे यूज वर्ड सेल्फिश, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, अब आते हैं हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर पे। तुम्हें ये कम ऑफ समझ में आ गया होगा, बिलोंग टू समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस लिख दिए, तो अब बिल्कुल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब ये चीज को समझो। देखो, बहुत सारी चीजों को ना हूबहू एकदम परफेक्ट, उसके लिए हिंदी वर्ड लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए, ठीक है। तो इस चीज को समझो। वैसे भी अंग्रेजी को बिल्कुल ना, अंग्रेजी में चीजों को समझना सीखना प्रारंभ कर दो, ठीक है। तो देखो जरा, अगर हम डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, तुमको कैसे समझाते हैं, सो समझो। डिग्निटी ऑफ लेबर, सपोज दैट देयर इज अ कॉबलर, ओके, बिसाइड योर हाउस। अगर कोई एक मोची है तुम्हारे घर के अगल बगल में, वो काम करता है, जूते सिलता है या जूते साफ करता है, तो अगर तुम्हारे नजर में उसका काम छोटा है, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। मीन्स यू डू नॉट रिस्पेक्ट द लेबर। तुम लेबर, यानी लेबर इन द सेंस काम को तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तुम उसे ऊंचा काम और नीचा काम से जोड़ रहे हो। तो डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम का मूल्य जिसको हम कहते हैं, श्रम का जो वैल्यू कहते हैं, श्रम का जो रिस्पेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। जैसे आई बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर हम ये कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, देखो यहां पे डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब तुमको तो मैंने समझा दिया। डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब हुआ काम का महत्व, काम का इज्जत या काम का महत्व। इस चीज को समझो। काम इन द सेंस मेहनत, यहां काम से मेरा मतलब मेहनत से, आप समझ में आ गया हो, मेहनत का महत्व, है ना, मेहनत। डिग्निटी ऑफ लेबर, जैसे मैं कहूं कि आई बिलीव, आई स्ट्रांगली बिलीव, देखो यहां पे एक वर्ड मैंने लिख दिया है आई स्ट्रांगली। तुमने यही चीजें सीखना है। आई स्ट्रांगली बिलीव, I strongly believe in the dignity of labor, in the dignity of labor, in the dignity of labor। यानी मैं क्या करता हूं, मैं जो हूं I strongly believe in the dignity of labor, यानी मैं काम के महत्व में विश्वास करता हूं, यानी काम के रिस्पेक्ट में मैं विश्वास करता हूं, यानी कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। I strongly का मतलब यहां पे क्या हुआ? मजबूती से। यहां पे स्ट्रांगली का मतलब क्या हुआ? मजबूती से,
है ना, मजबूती से। आई स्ट्रांगली बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, आई स्ट्रांगली बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी काम के महत्व, मेहनत के महत्व को मैं समझता हूं, उसमें विश्वास करता हूं। आई स्ट्रांगली बिलीव, है ना। अगला है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक सेंटेंस और मैं तुम लोगों को सिखा दे रहा हूं डिग्निटी ऑफ लेबर से। डिग्निटी ऑफ लेबर, है ना, मैं कहूं, है ना, वी शुड बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। हमें जो है डिग्निटी ऑफ लेबर, हमें जो है कि डिग्निटी ऑफ लेबर में विश्वास करनी चाहिए। हमें जो है, कोई नहीं तुम जा सकते हो, कोई नहीं तुम जाओ, कोई नहीं। वी शुड बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई नहीं, बिग डिग्निटी ऑफ लेबर। आई स्ट्रांगली बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, वी शुड बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे हम लोग देखते हैं रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या हुआ? इज्जतदार। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्ट, RESPECTABLE, इज्जतदार। इसको हम क्या कहते हैं? इज्जतदार। रिस्पेक्टेबल का मतलब इज्जतदार होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि, या जैसे हम बोले ऐसे, इस तरीके से, देखो ध्यान से समझो, इज्जतदार, है ना, रिस्पेक्टेबल, जैसे इज्जतदार, जैसे मैं बोलूं कि राहुल गांधी, है ना, राहुल गांधी बिलोंग, है ना, बिलोंग, राहुल गांधी बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, रिस्पेक्टेबल फैमिली। राहुल गांधी एक इज्जतदार परिवार से बिलोंग करते हैं। रिस्पेक्टेबल समझ में आ गया? रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, रिस्पेक्टेबल जॉब रख दो, रिस्पेक्टेबल जॉब, है ना, इज्जतदार वाली जॉब, इज्जत वाली जॉब को। देखो यहाँ पे नोबल तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा ही दिया है। अब है वेल टू डू, तो जो नोबल है वही वेल टू डू है। नोबल और वेल टू डू में कोई फर्क नहीं है, यानी वेल टू डू का भी मतलब वही होता है, रईस। वेल टू डू का मतलब क्या होता है? रईस। ये चीज को एकदम समझो, रईस। वेल टू डू का मतलब क्या होता है? रईस। नोबल तो मैंने पढ़ा दिया, वेल टू डू, वेल टू डू, रईस, कुलीन, रईस, कुलीन, है ना, रईस या कुलीन, इसमें फिल करो, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से, वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब रईस या कुलीन। समझ में आ रहा है? वेल टू डू का मतलब क्या हुआ? रईस या कुलीन, है ना। ध्यान से समझो, ये रईस और कुलीन का क्या है? वेल टू डू, वेल टू डू, है ना, वेल टू डू। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से समझो, या रईस, कुलीन, है ना। जैसे मैं बोलूं कि चलो मैं इंदिरा गांधी के बारे में कहता हूं, है ना, इंदिरा गांधी केम ऑफ अ वेल टू डू फैमिली, वेल टू डू फैमिली, यानी इंदिरा गांधी जो है कि एक अच्छे परिवार से आती थी, एक रईस और कुलीन परिवार से आती थी। वेल टू डू, इंदिरा गांधी केम ऑफ अ वेल टू डू फैमिली। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों पूरे गांधी खानदान के बारे में, मैंने नेहरू गांधी खानदान का ही जिक्र कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी यही सब मैंने लिख पाया, राहुल के बारे में भी, इंदिरा जी के बारे में भी, ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम लोग बिल्कुल सीख जाओ, है ना। पंक्चुअल एंड रेगुलर, देखो पंक्चुअल एंड रेगुलर किसको कहते हैं? पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ। समयनिष्ठ का मतलब जो एकदम समय पे आए, समय पे अपना काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? पंक्चुअल एंड रेगुलर कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं पंक्चुअल एंड रेगुलर से सेंटेंस सिखा रहा हूं। पंक्चुअल एंड रेगुलर का मतलब पहले लिखो। पंक्चुअल एंड रेगुलर का मतलब होता है समयनिष्ठ, समयनिष्ठ एवं क्या? एवं नियमित, है ना। या जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माय फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड रिमेन्स, रिमेन माने रहना होता है, ध्यान से समझना इसको, यहां पे लिख दे रहा हूं। माय फ्रेंड रिमेन्स पंक्चुअल, है ना, पंक्चुअल एंड रेगुलर टू हिज क्लास, टू हिज क्लास लिख लो या क्लासेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
माई फ्रेंड रिमेन्स पंक्चुअल एंड रेगुलर टू हिज क्लासेस, यानी अपनी कक्षाओं में यहाँ पे इन नहीं आए, हमेशा याद रखना, ठीक है। माई फ्रेंड रिमेन्स पंक्चुअल एंड रेगुलर टू हिज क्लासेस, अपनी कक्षाओं में वो हमेशा क्या रहता है, क्या रहता है, पंक्चुअल रहता है, क्या रहता है, रेगुलर रहता है। समझ में आ गया तुम लोगों को? होम मेकर का मतलब तुम सभी लोग जानते हो, गृहिणी को कहा जाता है गृहिणी, हाउस वाइफ, है ना। होम मेकर मतलब हाउस वाइफ, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है और मेरे ख्याल से सभी लड़के जानते होंगे, है ना। होम मेकर मतलब क्या होता है? होम मेकर का मतलब होता है हाउस वाइफ, है ना, हाउस वाइफ। तो होम मेकर से भी एक सेंटेंस, माय मदर इज अ होम मेकर, है ना। होम मेकर, देखो यहाँ पे होम मेकर का मतलब क्या होता है, हाउस वाइफ, गृहिणी, है ना। इस चीज को समझो, माय मदर इज अ होम मेकर, माय मदर इज अ होम मेकर, है ना, होम मेकर। अब समझ में आ गया। आगे है स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम आना। स्टैंड फर्स्ट माने प्रथम आना। अच्छा, एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, ये वर्ब है तो स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड हो जाएगा, स्टूड फर्स्ट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी स्टूड फर्स्ट हो जाएगा। ये चीज को देखो, जैसे एक स्टैंड विद एक वर्ड था ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, स्टैंड विद, स्टूड विद, और थर्ड फॉर्म भी स्टूड विद। तो स्टैंड फर्स्ट, जैसे हम बोले कि माई, है ना, माई यंगर ब्रदर का मतलब क्या हुआ, छोटा भाई को कहेंगे। माई यंगर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास, अपने क्लास में वो हमेशा प्रथम आता है। देखो, माई यंगर ब्रदर, छोटा भाई क्या करता है, ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। देखो कितना सुंदर सेंटेंस तुमको मैंने सिखाया। अच्छा, अब है गॉड लविंग, गॉड फियरिंग। देखो, जब तुम गॉड लविंग की बात करते हो तो गॉड लविंग का मतलब होता है जो भगवान को प्यार करता है, और गॉड फियरिंग जो भगवान से डरता है। दोनों स्थिति अच्छा है, अगर तुम गॉड लविंग हो या गॉड फियरिंग हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिला के ये कि तुम धार्मिक आदमी हो, है ना। वैसे आदमी को गॉड फियरिंग नहीं होना चाहिए, गॉड लविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गॉड लविंग होना चाहिए, है ना, भगवान से प्यार करने वाला होना चाहिए। जैसे मैं कहूं, देखो मैं लिख रहा हूं, माय फादर इज, है ना, गॉड लविंग। अगर मैं अपने पिताजी के बारे में कहूं तो ये सही बात है कि मेरे जो पिताजी हैं वो क्या है, गॉड लविंग है। माय फादर इज गॉड लविंग, माय फादर इज गॉड लविंग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी गॉड लिखना तो ये बड़ी में रहेगा, कैपिटल में पहला जी। तो माय फादर इज गॉड लविंग बट, है ना। अच्छा चलो, बट माय मदर इज गॉड फियरिंग। लेकिन माँ जो है कि वो माने धर्म भीरू जिसको कहते हैं, मेरी माँ क्या है, भगवान से डरने वाली है ना। मतलब ये ठीक है, कोई खराब बात नहीं है भगवान से डरना, है ना। तो गॉड फियरिंग अच्छा है और गॉड लविंग भी अच्छा है, ठीक है। तो गॉड लविंग बोल लो, गॉड फियरिंग बोल लो, बस अंतर इतना है कि भगवान से डरने वाले को गॉड फियरिंग कहते हैं, भगवान को प्यार करने वाले को हम गॉड लविंग कहते हैं। अब है डिलीजेंट। डिलीजेंट जो वर्ड है और इंडस्ट्रियस, ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है मेहनती। ध्यान से देखो, ये डिलीजेंट, DILI, है ना, GENT, डिलीजेंट कह लो या इंडस्ट्रियस कह लो, इंडस्ट्रियस, ये दोनों का मतलब होता है मेहनती, है ना। मेहनती को हम क्या कहते हैं? मेहनती, मेहनतकश। डिलीजेंट कह लो या इंडस्ट्रियस कह लो, डिलीजेंट, ठीक है ना। डिलीजेंट, जैसे अगर मैं कहूं डिलीजेंट, जैसे मैं कहूं कि एलिजा इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, डिलीजेंट स्टूडेंट। एलिजा कैसी है? वो जो है कि डिलीजेंट है, ठीक है। एलिजा बहुत ही डिलीजेंट है। कैसी है? डिलीजेंट है, मेहनती स्टूडेंट है। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। Our farmers are so industrious,
इंडस्ट्रियस। हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही इंडस्ट्रियस हैं, मतलब बहुत ही मेहनती हैं। अब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन का स्तर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये अंतिम वर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन का स्तर का मतलब रहन सहन का स्तर। इसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कहते हैं? रहन सहन का स्तर, रहन सहन का स्तर, है ना। हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज सो लो। उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है, बहुत ही निम्न है। हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज सो लो, है ना। अच्छा, आगे हम चलते हैं, ठीक है। मैं बोलूं कि ही इज ट्राइंग, देखो ध्यान से देखो, ही इज ट्राइंग टू रेज। रेज का मतलब होता है उठाना, ऊंचा उठाना, रेज। ही इज ट्राइंग टू रेज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू रेज, रेज माने उठाना, सीख लो यहीं पे। रेज, ये राइज नहीं है, रेज है, RAIS, रेज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, LIVING। वह अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। देखो बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, तो मैं तुम लोगों को यही कहूंगा, शेयर कर देना, लाइक करना कतई मत भूलना। आज इतना ही, थैंक यू।